बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हिंडून रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने प्लेन मिरर की बात कर ली थी। आज स्फेरिकल मिरर की बात स्टार्ट होगी। लास्ट में एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ठीक है, तो वो अभी लास्ट में बता देंगे। तब तक मैं स्फेरिकल मिरर तुम लोगों का डिजाइन कर देता हूं, ठीक है। लास्ट में एक पॉइंट चल रहा था, उसको मैं लास्ट में अभी डिजाइन कर दूंगा, बता दूंगा मैं। तब तक मैं आप लोगों के लिए स्फेरिकल मिरर स्टार्ट कर देता हूं। 1 आवर पहले स्फेरिकल मिरर पढ़ा दूंगा, लास्ट में आप लोगों को वो पॉइंट बता दूंगा। नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ये स्फेरिकल मिरर। आप लोगों को फाइनल नोट्स मिल गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। फाइनल नोट्स वो बायोम का ऑफिशियल फाइनल वर्कशीट है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद ना तो आपको देखो डीसी पांडे लगाने की जरूरत है, ना आपको यूनिवर्सल लगाने की जरूरत है, ना आपको एलन की और आकाश की सीट लगाने की जरूरत है, ना सीपी सिंह लगाने की जरूरत है, ना A to Z लगाने की जरूरत है। सबके अच्छे क्वेश्चन और प्रॉपर वे में उसमें दिया हुआ है भाई। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले तो उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बाद थोड़ा मिक्स कंसेप्ट करके दिया हुआ है। तो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है उससे हल्का सा लेवल ऊपर रखा गया है उसका। बाद में प्रीवियस ईयर नीट है, प्रीवियस ईयर एम्स है, और प्रीवियस ईयर नीट, एम्स और मेंस तीनों का प्रीवियस ईयर है। और बाद में एक सेल्फ टेस्ट भी है। तो आप लोग आंख मूंद के उस इलेक्ट्रोस्टेट को कर लें आप। और उससे ज़्यादा मेडिकल के लिए वो बेस्ट मटेरियल है भाई, काफ़ी मेहनत से बना है। ऑल जितने भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको कोई भी बुक लगाने की, यूनिवर्सल लगाने की या और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। वो एक ऐसा मटेरियल है कि आप आंख मूंद के कर लें, उसके बाद क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। मोर देन सफिशियंट हो जाएगा फिर आपके लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा है जी। अभी आप लोगों का थोड़ा सा लाइव चैट में देख नहीं पा रहा हूं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में देखूंगा मैं लाइव चैट आपका। अभी दिख नहीं रहा है थोड़ा सा। अब ध्यान देंगे जरा एक बार। स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग। समझना जरा, स्फेरिकल मिरर समझा रहा हूं मैं प्रॉपरली। और आज आपको लेक्चर नोट्स 4 आज इवनिंग तक कोशिश करूंगा कि मैं आपको भेज दूं, ठीक है। अगला फाइनल वर्कशीट उधर कैपेसिटर का मिलेगा और इधर रे ऑप्टिक्स का मिलेगा। दोनों की वर्किंग जारी है, दोनों की वर्किंग कंटिन्यू है बेटा, और बहुत जल्दी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर तुम्हें पता है बेटा, 2 तरह के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, वर्कशीट जो रे ऑप्टिक्स में आपको मिला है उसके कुछ डाउट भी आप लोगों ने मुझे भेजे हैं। गुड आफ्टरनून ऑल। ऑल आराम सभी है उसमें। HCB के अच्छे क्वेश्चन, सबके अच्छे क्वेश्चन हैं, ओके। उसके डाउट अनुपम आपको सौरभ सर बताएंगे, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। उस बुकलेट को सॉल्व करते हुए कोई भी करेक्शन आपको लगता है तो आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप करें। उस बुकलेट को सॉल्व करते हुए यदि आपको कोई भी करेक्शन उसमें लगता है कि ये करेक्शन है, तो आप उसको आप मुझे भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन जैसे किसी का आंसर की में गलती है, कहीं कोई डाटा छूटा हुआ है, तो कोई भी करेक्शन आप उस बुकलेट का मुझे भेज दें। आप डाउट सौरभ सर से पूछ लेंगे और आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई खास चीज नहीं है।
ठीक है बेटा, ओके। तो आंख मूंद के आप वही वर्कशीट निकालें, उसके अलावा आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ना यूएसएस वाला, एक यूएसएस भी आपको भेजा हुआ है, नहीं करना है अब। ना आपको डीसी पांडे करना है, बेहतरीन बुक है लेकिन नहीं करनी है वो भी आपको, अब आपको यही करनी है बेटा, ठीक है। अब जरा ध्यान दोगे अब एक बार आ जाओ, मिरर में डिजाइन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान दें। स्फेरिकल मिरर जो है वो दो तरह का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ध्रुव उसमें आंसर की है, बोल्ड किया हुआ है ध्रुव, उसी में 1 2 3 4 देखोगे तो आंसर इज बोल्ड, ओके। ध्यान दें, ये होता है बेटा कॉनकेव मिरर। देखें अभी एक बार, दिस वन इज कॉनकेव मिरर, दिस वन इज कॉनकेव मिरर और दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर। देखो बेटा, ये वाला है कॉनकेव मिरर जिसका ये वाला हिस्सा किया हुआ है, और दिस वन, अब इस वाले हिस्से को हमने ऐसे कर दिया, दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो, अब जरा स्फेरिकल मिरर पर पूरा फोकस करो बेटे। देखो, ये मिरर जिस सर्किल का हिस्सा होता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये मिरर जिस सर्किल का हिस्सा होता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो दोनों ही मिरर जिस सर्किल का हिस्सा हैं, जिस स्फेयर को काट के बनाए गए हैं उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अंजलि, कैपेसिटर का वर्कशीट नहीं मिल पाएगा, उतने ऑपरेटर भी अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उतने ऑपरेटर भी अवेलेबल नहीं है जो पूरा टाइप कर दें तुरंत ही, ठीक है। कैपेसिटर में अभी थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, कैपेसिटर और रे ऑप्टिक्स एक साथ आएगा, ठीक है। ध्यान दें, अब कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। अब पूरा समझने पर फोकस कर लें अब आप लोग। ये बेटा एक कॉनकेव मिरर है, जिस सर्किल का हिस्सा होता है उसके सेंटर को क्या कहते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके सेंटर को कहते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें ये वाला रिफ्लेक्टिंग है, तो इसके पैरेलल आने वाली रेज ये है बेटा यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको मैं कह देता हूं पोल। मान लो ये M1 M2 रिफ्लेक्टिंग एरिया है, तो रिफ्लेक्टिंग एरिया के सेंटर को पोल कहते हैं। अब आप पूरा समझें, रिफ्लेक्टिंग एरिया के मिड को पोल कहते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग एरिया है और उसके मिड को क्या कहते हैं बेटा, पोल कहते हैं, ठीक है। और ये वाला रिफ्लेक्टिंग एरिया है, इसके मिड को पोल कहते हैं। पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली जो लाइन है बेटे, ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये बातें आप जानते हैं। और पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली जो लाइन है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज जिस पॉइंट से गुजरती हैं दैट इज कॉल्ड फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज जिस पॉइंट से गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज, देखो इसमें ये रहा, ये तो ये बेटा इधर जाएगी, और जब हम इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो जिस पॉइंट से गुजरती हुई लगती है उसको फोकस कहते हैं। क्योंकि इसमें ये है रिफ्लेक्टिंग एरिया, रे इधर से जाएगी, इसमें रे इधर से जाएगी, जिस पॉइंट से गुजरती है उसको फोकस कहते हैं। तो ये होता है बेटा पोल, ये होता है फोकस, ठीक है। दिस वन इज पोल, दिस वन इज फोकस, और दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस वन इज पोल, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दिस वन इज फोकस। तो ये बेटा कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर, और ये बेटे कहलाता है कॉनकेव मिरर। पहली बात आप समझ गए, दिस वन इज कॉनकेव मिरर, दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ये छोटी मोटी बात अभी आप जानते हैं, इसलिए मैं यहां तक बता रहा हूं। इस तरह से आप मेरी बात समझ चुके हैं कि ये रहा कॉनकेव मिरर, इसका ये वाला एरिया रिफ्लेक्टिंग है। ये रहा अपने पास कॉन्वेक्स मिरर, इसका इधर वाला एरिया रिफ्लेक्टिंग है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें इधर होगा। इसमें पैरेलल आने वाली रे फोकस से गुजरेगी, पैरेलल आने वाली रे फोकस से जाती हुई दिखती है, ठीक है। तो ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स। नेसेसरी रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन, दूसरी बात मैं बता रहा हूं, नेसेसरी रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन। नेसेसरी रेज जरा ध्यान देंगे एक बार,
इसको मैं थोड़ा क्विक में बता रहा हूं, ये आप छोटा मोटा जानते हैं और आपको नोट्स भी मिलेगा, आप एज इट इज लिख भी लेंगे, ठीक है। मेरी बात समझें। नेसेसरी रे फॉर इमेज फॉर्मेशन, नेसेसरी रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज बनाने के लिए फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकलनी चाहिए। इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से 2 रेज टोटल निकलनी होती हैं, ठीक है। जैसे देखो बेटा, ये रहा सबसे पहले मैं बता रहा हूं, ये पहला, ये रहा लेट सपोज मिरर, और ये रहा देखो ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली बात तो वही बता रहा हूं, ये रहा लेट सपोज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज फोकस से होकर गुजरती है, पहला। और दूसरे में क्या होगा बोलो, ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती हुई लगती हैं, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला रेज क्या हो गया, नेसेसरी रेज, इसको मैं कह देता हूं 1, इसको मैं कह देता हूं 1 डैश, ठीक। कोई भी 2 रेज ली जाती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी 2 रेज ली जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज फोकस से होकर गुजरती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज फोकस से जाती हुई लगती है, पहली बात, ठीक है बेटा। अच्छा दूसरी बात, अच्छा ये बात यदि लेट सपोज आप समझना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है, लेट सपोज कि आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो आप बात समझना। जैसे देखो बेटा, ये रहा कोई स्फेयर, ये स्फेयर का सेंटर है बेटा, और कहीं से भी कोई रेज आएगी, मान लो ये वाला हिस्सा इसका क्या किया हुआ है, सिल्वर्ड है, तो सेंटर से मिलाना वाला जो पॉइंट है बेटा, वो इस पॉइंट पर क्या है, नॉर्मल। यदि मिरर के उस पॉइंट पर आप क्या खींच दो, मिरर के उस पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट खींच दो, तो जो रेडियस है बेटे वो नॉर्मल होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना, जैसे मिरर में यहां पे आके रे गिर रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट से मिलाने वाला ये एक्चुअली नॉर्मल है। ये क्या है एक्चुअली, नॉर्मल। कैसे पता चला ये नॉर्मल है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर को किसी भी पॉइंट से मिलाने वाला रेडियस है, और रेडियस उस पॉइंट के टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। जो रेडियस होता है वो उस पॉइंट पर टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि ये यदि नॉर्मल है तो इंसिडेंट रे जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर बाहर निकलेगी, इंसिडेंट रे जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर इंसिडेंट रे बाहर भी निकलेगी, ठीक है। इसीलिए जिस एंगल पर आई वही बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो है ये बनेगा बेटा नॉर्मल। क्यों, क्योंकि ये हो गया रेडियस, और रेडियस उस पॉइंट पर जो होता है बेटा वो परपेंडिकुलर होता है। किसी का भी रेडियस, ये देखो किसी का भी रेडियस एट दैट पॉइंट परपेंडिकुलर होता है। ये रहा बेटा रेडियस, वो इस पॉइंट पर जो है वो क्या है, रेडियस उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। यह रेडियस इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो देखो इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे तो ये बनेगा नॉर्मल। तो मिरर के किसी भी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाला नॉर्मल का काम करता है। एनी पॉइंट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल का काम करता है। ये आपको बात है, शुरू में थोड़ा सा बेसिक बताया जा रहा है, ठीक है। ये शुरुआत में 3-4 पॉइंट बेसिक के हैं, इसलिए आप थोड़ा क्विक समझ लेना, ठीक है। एनी पॉइंट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल होता है, इसलिए जिस एंगल पे आएगा उस एंगल से निकलेगा। ओके, तो पहला आप समझ गए नेसेसरी रेज। दूसरी नेसेसरी रेज पर जरा आप ध्यान देना, सेकेंड नेसेसरी रेज। इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी 2 रे काम में ली जाती है। इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी 2 रेज काम में ली जाती है, इसीलिए ध्यान देना जरा आप। अब मैं इधर कह रहा हूं, देखो 2 नंबर, मैं कह रहा हूं ये रहा हमारे पास कॉनकेव मिरर, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज जाएगी वो
अपने ही पाथ पर वापस आएगी। क्यों आएगी बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज जाएगी वो वापस आएगी, क्योंकि ये नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल होगा तो I बराबर 0, तो R बराबर 0। अरे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को किसी पॉइंट से मिलाने वाला नॉर्मल होता है, तो जब यही नॉर्मल है तो क्या होगा? I भी 0, R भी 0। अच्छा, इसी को यदि 2 डैश में करेंगे तो क्या होगा? बोलो, 2 डैश में यदि करेंगे तो क्या होगा? लेट सपोज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला हो, यदि ये जाते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाला है तो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेता है। क्यों? क्योंकि यही नॉर्मल है, दिस वन इज नॉर्मल, तो I 0 तो R 0। तो यदि कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो वो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेती है, और यदि कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने वाला हो तो वो अपने ही पाथ पर वापस लौट आती है। क्लियर है बात? ठीक है, 2 रे हो गया। तीसरा रे समझना एक बार, थर्ड रे। जो रे तीसरी नेसेसरी रे, तीसरी रे आप बात समझेंगे, जो रे यहां पोल पर जाकर गिरती है उसी एंगल को बनाते हुए, सेम एंगल बनाते हुए बाहर निकलती है। जो रे पोल पे जाके गिरती है उसी एंगल को बनाते हुए बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाला क्या है? नॉर्मल। तो यदि ये नॉर्मल है तो जिस एंगल पर आया, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, जिस एंगल पे आया उसी एंगल पे जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा? बोलो, जो रे पोल पर जाकर गिरती है, लेट सपोज ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रे पोल पर आकर गिरती है वो नॉर्मल से, यही बनेगा नॉर्मल, सेम एंगल बनाते हुए वापस लौट जाती है। तो ये हो गया थर्ड रे। जो रे पोल पर जाकर गिरती है वो सेम एंगल बनाते हुए क्या हो जाती है? वापस। यस, ठीक है पूजा, रेड एंड ब्लू मार्कर मैं यूज कर लेता हूं बेटा, इमेज बनाने के लिए यूज कर लूंगा। ओके, नेसेसरी रेज आप एक बार देख लें, ठीक है। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन बना रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से चलने वाली कोई 2 रेज ली जाती हैं। मैं इमेज बना रहा हूं बेटा, इमेज फॉर्मेशन। अभी मैं इमेज बना रहा हूं और उसमें सबसे पहले बना रहा हूं बेटा इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज। इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दोगे जरा बेटा, इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर। मैंने बताया है ऑब्जेक्ट से चलने वाली 2 रेज काम में ली जाती है, किसके लिए? इमेज बनाने के लिए। यदि वो रियली कटे तो रियल इमेज, और यदि वो इमेजनरी कटे तो इमेजनरी इमेज बनती है, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें आपने 9th में भी पढ़ी हुई होती हैं। हमें इसके कॉन्सेप्ट पर और फॉर्मूले से ज्यादा फोकस करना होगा, लेकिन फिर भी मैं रेज से इमेज बनाना आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे जरा। इमेज बनाना, इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर, उसमें मैं कह रहा हूं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, देखो बेटा, ये मैंने मिरर ले लिया और कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कैसा बनेगा, जरा देख लेना। पहले में 2 कॉमन रे नहीं लिया जाता, नेसेसरी रेज से नहीं बनता है। इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली रेज पैरेलल होंगी। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है बेटा, इसका मतलब उससे जो रेज आ रही है वो पैरेलल है, कट नहीं रही है। तो इनफाइनाइट से चलने वाली जो रेज होती हैं बेटा वो पैरेलल होती हैं। तो देखो मैंने ये रे ले लिया, ये देखो इनफाइनाइट से चलने वाली 1 रेज और ये इनफाइनाइट से चलने वाली 2 रेज। ये देखो बेटा मैंने 2 पैरेलल रेज ले ली और ऐसे ली है कि ये इनफाइनाइट से आ रही हैं, ठीक है। ये 2 पैरेलल रेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, तो हमने 2 रेज ली हैं पैरेलल में जो इनफाइनाइट से आ रही है। और जो बेटे पोल पर जाके गिरती हैं, जो पोल पर जाकर गिरती है वो क्या होती है? अच्छा, ये मैंने पहली अपने से गड़बड़ हो गई, ये तो कॉन्वेक्स है। यस अंजलि, ये गड़बड़ हो गई, इसको मुझे कॉनकेव कर लेना था। यस,
अब ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स, यस गुड। अब ध्यान दोगे जरा यहां पे, ये रहा देखो इनफाइनाइट से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं। ये बेटा मैं यहां पे फोकस बना देता हूं, देखो ये वाला मैं फोकस बना देता हूं, यहां पे मैंने बना दिया बेटे फोकस, ठीक है, यहां पे बना दिया बेटे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान दो, ये वाला जिस एंगल पर आई हुई है, ये वाला जिस एंगल पर आई हुई है उसी एंगल पे बनाते हुए निकलेंगी, जिस एंगल पर आई हुई है उसी एंगल को बनाते हुए ये वाला निकलेंगी। तो सेम एंगल बनाते हुए ये वाला देखो, ये वाला देखो सेम एंगल बनाते हुए बाहर निकली है, जिस एंगल पर आई है वही एंगल बनाती हुई ये वाला बाहर की तरफ निकल गई, ठीक है। ये पहली बात, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला नॉर्मल होता है। अच्छा दूसरी बात ध्यान देना बेटा जरा, देखो ये बनेगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर को किसी भी पॉइंट से मिलाने वाला ये एक्चुअली बनेगा नॉर्मल, ये वाला बनेगा बेटा नॉर्मल। क्यों बनेगा ये वाला नॉर्मल, ये बात समझे, ठीक है। अब बेटा ये कॉनकेव है, इसका बाहर वाला ये है, ठीक है बेटे। अब ये कॉनकेव है विवेक, उसको मैंने ऑलरेडी कॉनकेव कर दिया। अच्छा ये वाला जो है देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को किसी भी मिरर के पॉइंट से मिलाने वाला क्या बनेगा, नॉर्मल। तो जिस एंगल पर ये बेटा आई है उसी एंगल पर बाहर निकलेगी, जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर बाहर निकलेगी, ठीक है। जिस एंगल पे बेटे ये आई है उसी एंगल पर बाहर निकलेगी, थोड़ा और आगे से निकलेगी, ये रहने देता हूं। और इसका जो इमेज बनेगा बेटा वो फोकस पर बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, एट फोकस, छोटा बनेगा और फोकस पर बनेगा, ठीक है ना। तो वेयर इमेज बेटा, इमेज एट फोकस। और कैसा इमेज है बेटा, रियल। और कैसा इमेज है, इन्वर्टेड। और कैसा है, स्मॉल, स्मॉल है, फोकस पर है, रियल है और इन्वर्टेड है, और m लेस देन 1 है। और ये कैसे हुआ, ये बात आप समझ गए हैं। जिस एंगल पर ये आया नॉर्मल से उस एंगल पे बाहर निकला, थोड़ा और आगे आ जा, ठीक है। और जिस एंगल पे आया उसी एंगल से ये बाहर निकला, तो इमेज बनता है इनफाइनाइट पे। जब ऑब्जेक्ट हो बेटा तो इसकी इमेज बनती है कहां पे, फोकस पर। कैसी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, m लेस देन 1 बनती है, ठीक है। तो इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर का पहला पॉइंट क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज बनती है फोकस पर, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और m लेस देन 1 बनती है। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो बेटे, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, when object is placed between infinite and center of, m क्या है, m is magnification, छोटा है ना बेटा। सर फोकस हाफ लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, हां विवेक, हमेशा नहीं होता। ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि रेज दो तरह की होती हैं, पैरा एक्सल रेज और मार्जिनल रेज। लेकिन मिरर के अभी जितनी भी बातें करेंगे उसमें फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधे पे होगा, और हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे बेटा, ये प्रूव भी हो जाएगा विवेक अभी, ओके। आगे बढ़ो। m इज मैग्निफिकेशन सुनील। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। आज बेसिक ऑफ स्फेरिकल मिरर खत्म हो जाएगा, बेसिक ऑफ स्फेरिकल मिरर। हम इस अगले लेक्चर में इसके कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, और 2 लेक्चर स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट को लेकर के होंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ें। ऑब्जेक्ट को देखो बेटा, ये रहा पोल, ये रहा बेटे फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे है बेटा, सेंटर और कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट, ओके। तो इससे आने वाली रेज पैरेलल होती हैं, इससे आने वाली पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो फोकस से होकर गुजरती है। ये पॉइंट नंबर 1। नेसेसरी रेज मैंने बनाया था तो उसमें ये भी एक रेज था,
कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज फोकस से होकर गुजरती है। क्लियर? दूसरी बात, जो पोल से होकर गुजरती है, जो पोल से होकर गुजरती है, देखो जो रेज पोल से होकर गुजरती है, ये रेज पोल से होकर गुजरती है तो सेम एंगल बनाते हुए बाहर निकलती है, तो इसकी इमेज बनेगी बेटा बिटवीन एफ एंड सी। जो रेज ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज जो पोल पर जाकर गिरती है सेम एंगल बनाते हुए निकलती है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से गुजरती है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी बेटा? बिटवीन एफ एंड सी। फोकस और सेंटर और कर्वेचर बनेगी बेटा। कैसी बनेगी? रियल बनेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज कट रही है। और कैसी बनेगी बेटा? इन्वर्टेड बनेगी। तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और छोटी बनेगी। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और छोटी बनेगी। ठीक है ना? समझ गए बात? तो दो रेज हमने काम में लिया। इनफाइनाइट पे थी तो फोकस पे बनी, इनफाइनाइट और सी के बीच में आई तो फोकस और सी के बीच में, तो ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा और इमेज पीछे आएगा। अब आएंगे हम कहां? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, सी नंबर पॉइंट देखें। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को सी पर प्लेस किया जाए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करें तो क्या होगा? ये सिचुएशन है, देखो बेटा ध्यान दो। ये रहा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बेटा? और ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं फोकस से होकर गुजरती हैं। ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं फोकस से होकर गुजरती है। ऑब्जेक्ट से जो रेज चलेगी वो फोकस से होकर गुजरेगी। क्लियर है बात? दूसरी बात, दूसरी जो रेज यहां से गुजरती है पोल से, वो सेम एंगल बनाते हुए निकल जाती है, तो इमेज कहां बनेगा बेटा? एट सी। कहां इमेज बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कैसा बनता है? रियल बनता है। कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? सेम साइज का बनता है। यस सर, सेकेंड रे पोल से ही क्यों जाएगा? फोकस से भी जा सकता है। यस, जा सकता है बेटा। तुम कोई भी रे चूज कर सकते हो। आप मेरी बात यहां पर ध्यान से देख लेना, तुम कोई भी रे चूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहां बता देता हूं। देखो बेटा, तुम ऑब्जेक्ट से चलने वाली कोई भी रेज ले सकते हो। ये सिचुएशन है देखो, और मान लो कि ये बेटा ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है, ये सी है, और मान लो सी पर ऑब्जेक्ट है या कहीं भी ऑब्जेक्ट है बेटा, तो तुम पैरेलल ले सकते हो, फोकस से गुजरेगी। तुम पोल पे ले सकते हो, सेम एंगल से गुजरेगी। तुम चाहो तो फोकस से जाते हुए ले सकते हो, पैरेलल हो जाएगी। तुम चाहो तो सी से ले सकते हो, अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी। इन चारों में कोई भी रेज तुम बेटा ले सकते हो, रेज लेने की कोई बाध्यता नहीं है। मेरी बात समझ गए तुम एक नंबर रे ले सकते हो जो फोकस के पैरेलल जाएगी, वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से गुजरेगी। तुम जो पोल से गुजारोगे तो सेम एंगल से गुजरेगी। तुम फोकस से गुजारोगे पैरेलल हो जाएगी। तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारोगे अपने ही पाथ पर आ जाएगी। तो तुम ये चार में कोई भी रे ले सकते हो बेटा, 1 2 3 4, इन चारों में कोई भी रे तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज बनाने के लिए कोई भी दो रे ली जा सकती है। हमने एक लिया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली, और एक लिया है पोल पर जाने वाली जो सेम एंगल से गुजरती है। बाकी तुम इन चार में कोई भी रे ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। When object is placed between C and F, ये बात आप समझ गए हैं? अब ध्यान देना जरा। When object is placed between C and F, when object is placed
बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट जो हो बेटा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। ये सिचुएशन है, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, चलो ब्लू ले लेता हूं, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं वो फोकस से होकर गुजरती हैं, वो फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक है, और जो पोल पर जाकर गिरती है वो सेम एंगल पर आकर गुजरती हैं। तो यस, कहां होगा बेटा, जो ऐसे जाती है वो इधर जाती है और ये फोकस से होकर गुजरती है। इमेज कहां बनेगी बेटा, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा उसका इमेज। यस, गुड, सी एंड इंफिनिटी, गुड कोमल। कहां बनेगी इमेज बेटा, बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। कैसी बनेगी बेटा, रियल। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज रियली कट रही है, दोनों रेज रियली कट रही है। तो दोनों रेज जब रियली कट रही है तो कैसी बनेगी बेटा, रियल बनेगी। और कैसी बनेगी बेटा, और इन्वर्टेड बनेगी। और कैसी बनेगी बेटा, एनलार्ज्ड बनेगी, m ग्रेटर देन 1, एनलार्ज्ड। साइज थोड़ा बड़ा होगा बेटा, साइज थोड़ा बड़ा होगा। क्लियर है बात, ठीक है। पैरेलल जाने वाली रेज फोकस से गुजरती है और पोल से जाने वाला सेम एंगल बनाते हुए बाहर निकल जाती है। ओके बेटे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा जूम ही रखिए, रे ऑप्टिक्स है ना, थोड़ा जूम कर दीजिए। रे ऑप्टिक्स में थोड़ा जूम, ताकि बच्चा ब्लैक बोर्ड देख सके। गुड गुड, हाँ अभी अच्छा लग रहा है, बस बस। मैग्निफाइड इमेज बनेगी बेटा, यस, एनलार्ज बनेगी, गुड। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं बेटे। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अगली बात पर आ जाओ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस करें। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, अभी भी कोई बच्चा यदि रे ऑप्टिक्स प्रॉपर तैयार नहीं कर रहा है, मुझे काफी सारे बच्चों का प्लेन मिरर का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज मिला है, बहुत बच्चों ने मुझे वर्कशीट करके भी दिखाई है। ठीक है बेटा, तो मैं जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको बोल रहा हूं कि प्लीज आप बेहतर तैयार करें रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स बेटा बार बार तैयार नहीं होता है, सबसे ज्यादा समझने वाला टॉपिक है 11th एंड 12th का, समझ गए। सबसे ज्यादा यदि किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ जाती है, आप इसको अभी से बेहतर बनाएं, सभी बच्चे बनाएं। यदि किसी ने प्लेन मिरर छोड़ दिया है तो आप स्फेरिकल मिरर से बढ़िया बनाएं। आप अपने डाउट वीडियो देख करके निकाल लें बेटा, लेकिन ऑल बच्चे आप अपना फर्स्ट पेज और लास्ट पेज भेज दिया करें, अपना वर्कशीट का सॉल्व करके आप अपने डाउट भेज दिया करें। मैं आने वाले समय में जब 3-4 वर्कशीट हो जाएगा तो वर्कशीट का डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। किसी दिन मैं कहूंगा कि चलो अब आज वर्कशीट का डिस्कशन करते हैं। ओके बेटे, सभी बच्चे तैयार करें भाई रे ऑप्टिक्स प्रॉपरली। आगे ध्यान दें। यस, गुड, व्हेन, यस, इंफिनिटी पर बनेगा। वेरी नाइस आकाश, कोमल, पूजा, निखिल, जोली, गुड गुड, दिव्या। यस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, फोकस पर रखेंगे तो इंफिनिटी पर बनेगा। ये ध्यान देंगे बेटा, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को जब हम यहां रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यस, रियल, इन्वर्टेड, गुड, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज फोकस से होकर गुजरती हैं और जो पोल पर जाकर गिरती है वो सेम एंगल बनाते हुए निकलती हैं। इनफाइनाइट पर बनेगा बेटा, एट इंफिनिटी। अब हम देखेंगे नहीं इसलिए हमने ज्यादा नहीं बोला दिव्या इसके बारे में, क्योंकि इनफाइनाइट पर बनने वाली इमेज हम तो क्या देख पाएंगे अभी, इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं बोला। तो ऑब्जेक्ट यदि फोकस पे हो तो इमेज इंफिनिटी पर बनती है। इमेज कहां बनती है बेटा, इंफिनिटी। बस इसके बारे में हम लोग इतना ही बोलेंगे कि इमेज एट इंफिनिटी। आगे ध्यान देंगे बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट, मैंने ज्यादा नहीं बोला इसके बारे में दिव्या, बात समझ रहे हो क्यों नहीं बोला, क्योंकि इनफाइनाइट पर बनने वाली इमेज है तो हमें उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, when object is placed between focus and pole, when object is placed between focus and pole, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहां बनेगी? फोकस एंड पोल, बोलो कहां बनेगी? ये रही सिचुएशन, ये रही सिचुएशन, ये रहा बेटा पोल, ये रहा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा क्या? ठीक है, बिहाइंड द मिरर एंड एनलार्ज्ड। गुड। देखते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज फोकस से होकर गुजरती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज फोकस से होकर गुजरती है। वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है वो फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी रेज जो पोल पर जाकर गिरती है वो उतना ही एंगल बनाते हुए आगे निकल जाती है। तो इसको हम जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे बेटे, जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इमेज बनेगा। ये पहली इमेज है बेटा जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल। बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये बात तो सही है, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये बात सही है। वर्चुअल बनेगी, ये बात भी सही है। वर्चुअल, वर्चुअल क्यों? मैंने वर्चुअल क्यों बोला है बेटे? वाई वर्चुअल? क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद रेज जो है वो रियली नहीं कट रही है, पीछे की तरफ मिलाने के बाद बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। और ये पहली स्थिति है कॉनकेव मिरर की जब एक मैग्नीफाइड इमेज बनती है। इसीलिए सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि मैग्नीफाइड, प्लेन मिरर तो मैग्नीफाइड इमेज बनाता नहीं, प्लेन मिरर सेम साइज का इमेज बनाता है, प्लेन मिरर जो है वो सेम साइज का इमेज बनाता है। और मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज कौन बनाता है? मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज, इरेक्ट सीधा, और रेज रियली डोंट बीट। यस, गुड आंसर। इसीलिए वर्चुअल है ये। और ये पहली बार है जब वर्चुअल सीधी और मैग्नीफाइड इमेज बनी है। प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है लेकिन मैग्नीफाइड नहीं बनाता। तो माइक्रोस्कोप के रूप में हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। सेव करने के लिए, सेव करने के लिए बेटा हम लार्ज फोकल लेंथ का कॉनकेव मिरर काम में लेते हैं। लार्ज फोकल लेंथ, एक ऐसा मिरर जो थोड़ा बेंट हो, ऐसे लार्ज फोकल लेंथ, ताकि चेहरा फोकस और पोल के बीच में हो और उसकी बड़ी इमेज बने। तो सेविंग मिरर के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं बेटा, इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। ये पहली सिचुएशन है कॉनकेव मिरर की जब वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। ओके सर, जो इमेज फोकस में बना है वो वर्चुअल में भी बन सकता है क्या? जो इमेज फोकस में बना है मतलब? हाँ बेटा, फोकस में जो बना है वो बन सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आराम थोड़ा सा आगे मिलेगा तुम्हें। फोकस पर जब ऑब्जेक्ट रखते हैं बेटा तो रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। इसका आंसर मैं आगे दूंगा। तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है आराम। फोकस पर जब हम, ये क्वेश्चन है इसका, इस क्वेश्चन का यदि फोकस पर यदि ऑब्जेक्ट रखा हो ना बेटा तो दो बातें हो सकती हैं, इधर भी और इधर भी। तो ये दो बातें कब कैसे होती हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा तुम्हें कॉन्सेप्ट में मिलेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, और जब पोल पे रख देंगे बेटा तो पोल पर ही बनेगा। इसका भी आंसर तुम्हें आगे मिल जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ ये देखना है फोकस और पोल के बीच में जब इमेज रखेंगे बेटा तो ये होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग बात कर रहे हैं इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की इमेज की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की बात समझना, ये इसमें दो ही सिचुएशन होती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये देखो बेटा कॉन्वेक्स मिरर है, दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट ये रहा, देखो बेटा पोल, ये रहा बेटे फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट, या नहीं इधर गलत हो गया, ये रहा देखो बेटा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर तो इनफाइनाइट है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, क्यों? क्योंकि जिस स्फीयर का हिस्सा है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सर पोल का पोल पर ही बनेगा बेटा, जब ऑब्जेक्ट पोल पे होगा तो इमेज पोल पे ही बनेगा। इस पर निखिल थोड़ा आगे हम बात करेंगे, कॉन्सेप्ट पे जब मैं जाऊंगा बेटे तब कॉन्सेप्ट में निखिल इसकी बात हम लोग करेंगे। सर रेज चेंज करने पर साइज ऑफ इमेज पे कोई फर्क पड़ेगा? नो, कोई भी रेज लो बेटा साइज ऑफ इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे समझो, तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अभी तो केवल 6 सिचुएशन बताई है, बाकी सिचुएशन हम लोग बाद में बात करेंगे। अब ध्यान दो जरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इनफाइनाइट पे चलने वाली रेज पैरेलल होती हैं। तो देखो इनफाइनाइट से चलने वाली रेज, एक रेज हमने ये ले ली इनफाइनाइट से चलने वाली, एक रेज हमने ये ले ली इनफाइनाइट से चलने वाली, और एक रेज हमने ये ले ली इनफाइनाइट से चलने वाली, एक रेज हमने इनफाइनाइट से चलने वाली ये ले ली, और एक रेज हमने इनफाइनाइट से चलने वाली ये ले ली। इनफाइनाइट से चलने वाली रेज पैरेलल होती है, ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक है बेटे। तो जो पोल पर जाकर गुजरेगी वो पोल सेम एंगल बनाते हुए जिस एंगल पे है उसी एंगल पे निकल जाएगी, ये बात क्लियर हुई। और इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इधर जाकर के बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा दूसरे को देखना बेटा, ये जो है इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन क्या बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन ये बन जाएगी बेटा नॉर्मल। तो ये जिस एंगल पर है उसी एंगल पर ये बाहर निकलेगी, जिस एंगल पर है उस एंगल पर बाहर निकलेगी, और ये पीछे की तरफ मिलाने पे बेटा फोकस पर बनेगी। कहां बनेगी ये, इसका जो इमेज है ये फोकस पर बनता है, इमेज जो बनता है बेटे वो कहां बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है। इमेज इज एट द फोकस। ये दोनों के बारे में देख लेना जरा एक बार, सिचुएशन समझो। जो आके पोल पर गिरती है वो पोल से सेम एंगल बनाते हुए निकल जाती है, जो कहीं और आके गिरती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट से मिलाने वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट से मिलाने वाला नॉर्मल है, तो जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे निकलेगी ना। ये वाली कहीं कटने वाली है, दो रे आई बेटा रिफ्लेक्शन के बाद, एक तो ये और एक ये, तो ये दोनों ही नहीं कटने वाली है। पीछे की तरफ जब हम मिलाएंगे तो फोकस पर बनेगी। इनफाइनाइट से आता हुआ दूसरा रे पैरेलल आना जरूरी है क्या, इनफाइनाइट से बेटा जो भी रेज आएंगी वो पैरेलल ही मानी जाएंगी। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, इसका मतलब या तो रेज ऐसे लें बेटा और या पैरेलल ही ऐसे लें, लेकिन ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, ठीक है बेटा संजीव। इनफाइनाइट से आने वाली रेज या तो इस तरह पैरेलल ली जाएंगी या इस तरह पैरेलल ली जाएंगी। और इसका मेरी बात समझो कैसे हुआ, ये दो पैरेलल रेज आई तो जो पोल पे गई वो तो सेम एंगल बनाते हुए निकल गई, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाने वाला नॉर्मल है, और जो कहीं और गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट से मिलाओ मिरर से तो वो नॉर्मल बनेगा। तो जिस एंगल पे आई तो ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी। पीछे की तरफ जब हम मिलाएंगे तो दिस वन इज, नहीं कोई जरूरी नहीं है संजीव की पोल पर आए, ये तो मैंने कन्वीनियंट के हिसाब से लिया है, ये कोई जरूरी नहीं है बेटा कि पोल पर आए संजीव, ये कहीं और भी आ सकती थी। तुम ये जो पूछ रहे हो ये कोई जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट से, ये तो मैंने कन्वीनियंट के लिए लिया है बेटा। बाकी ये दो रेज ऐसे भी आ सकती थी, ऐसे इनफाइनाइट से दो रेज ऐसे भी आती और ये भी बेटा जैसे करके जाती तो ये फोकस पे ही बनती, कोई जरूरी नहीं है बेटा। इनफाइनाइट से आने वाली रेज कहीं भी, इनफाइनाइट से जो रेज एक्चुअली रेज नहीं आती बेटा, वो एक नंबर ऑफ रेज, ठीक है। रेज एक्चुअली कुछ होता नहीं, रेज की स्टडी तो रे ऑप्टिक्स को समझने के लिए एक थ्योरेटिकल कंपोनेंट है। ऑब्जेक्ट से जब भी रेज चलेगी बेटा,
ऑब्जेक्ट से जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ रेज निकलेगा ना, ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलेगी, हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ये चीज लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा दो ही चीज होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, इसकी 20 सिचुएशन ध्यान दो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, दूसरी केवल यही दो ही सिचुएशन बनती है बेटा कॉन्वेक्स में, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो और इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी हो, मतलब ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, और ये रहा बेटे क्या, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट कहीं भी पोल और इनफाइनाइट के बीच में हो, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं, और जो पोल से गुजरती है वो सेम एंगल बनाते हुए आगे आ जाती हैं, सेम एंगल बनाते हुए, तो पीछे मिलाएंगे तो कहां बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, कहां बनेगा बेटे, बिटवीन पोल एंड फोकस, और कैसा बनेगा, वर्चुअल, और कैसा बनेगा, इरेक्ट, और कैसा बनेगा, छोटा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, गुड आकर्स, गुड। तो कॉन्वेक्स मिरर द्वारा कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल बनाता है, और पोल और फोकस के बीच में बनाता है, बस, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जब भी बनाता है, और कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी, वर्चुअल केवल कॉनकेव मिरर एक ही सिचुएशन में बनाता है। तो हम सीख चुके हैं, सारी बातें सीख चुके हैं। सजावटी कामों में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं बेटा, क्योंकि आसपास की चीजों की इरेक्ट और छोटी इमेज बनाता है। डेकोरेटिंग थिंग में कॉन्वेक्स मिरर हम लोग यूज करते हैं क्योंकि आसपास के चीजों की छोटी इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है, कौन, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। अच्छा, इमेज बनाना सिखा दिया है, अब मैं मिरर फॉर्मूला आपके लिए बता रहा हूं बेटा, मिरर फॉर्मूला, इमेज बता दिया बेटा, अभी मैं आपके लिए बता रहा हूं मिरर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बेटा मैं, मिरर फॉर्मूला। अब हम लोग किस पर जा रहे हैं बेटे, मिरर फॉर्मूला की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना जरा, मिरर फॉर्मूला की तरफ जा रहा हूं मैं, ये रहा हमारे पास मिरर, ये रहा कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, ये रहा कॉनकेव मिरर, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मैंने बेटे ओबीजे यहां पे रख दिया है, ओबीजे, ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया ओ, यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है ओ, क्लियर है बात, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से चलने वाली ये मैंने रेज ली बेटे, ऑब्जेक्ट से चलने वाली ये मैंने रेज ली, ठीक है। और ये वाला क्या बन गया, ये वाला क्या बन गया, सेंटर से मिलाने वाला क्या बन जाएगा बेटे, ये बन जाएगा नॉर्मल, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, और ये वाला एंगल हो जाएगा आई, ये वाला एंगल हो जाएगा आई, ये बात आप समझे। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट से मिलाने वाला क्या बन जाएगा, नॉर्मल, और जिस एंगल पर ये गया है ऑब्जेक्ट से उसी एंगल पे निकलेगा, तो जिस एंगल पे गया है उसी एंगल पे ये निकलेगा, ठीक है। जिस एंगल पे गया यह है सिचुएशन, जिस एंगल पर ये गया है
जिस एंगल पर गया है उस एंगल से यहां से निकलेगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए बेटे। ये बन जाएगी यहां पे इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बन जाएगी। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक इमेज बना के दिखाई है मैंने आपको, जरा ये बात समझते रहना। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है मैंने, ये बात समझे आप। ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज जाके गिरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला नॉर्मल बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला क्या बन गया, नॉर्मल, ठीक है। कंटिन्यू। अच्छा अब बात समझ लेना बेटा, ऑब्जेक्ट से ये वाली रेज गई और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला नॉर्मल बन गया, और जिस एंगल पर गई उसी एंगल उतना ही एंगल बनाते हुए, वही एंगल आई बनाते हुए वापस भी आई। तो ये एंगल भी आई, ये एंगल भी आई। क्लियर है बात? ये वाला अब नहीं दिख रहा। ये वाला एंगल हो गया अल्फा, ये वाला एंगल हो गया बीटा, और ये वाला एंगल हो गया गामा। ये बात आप समझ गए, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। देखो बेटा, ये वाला हो गया अल्फा, ये एंगल आई, ये एंगल आई, ये आप समझ गए, दोनों आई है। ये वाला बीटा और ये वाला एंगल, ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है अल्फा बीटा एंड गामा, ये वाला आप समझ गए बेटा। ये वाले यहां पर लिया है एम, यहां पर जहां पे जाके टकरा रहा है उसको हमने एम लिया है। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ये एंगल यदि आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको आई लिख देता हूं दूसरे पेन से। देखो बेटे, दिस वन इज आई और दिस वन इज ऑल्सो आई। ये अब दोनों आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल आई है, ये वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये बन गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये वाला क्या हो गया आई, और ये वाला क्या हो गया आई। भाई नॉर्मल से जिस एंगल पर आया उसी एंगल पर निकला। सर एक ही रे से इमेज बन रहा है, यस। ये पॉइंट दूसरी ऑब्जेक्ट से सीधा पोल पे ले जाओ, सीधा वापस ले आओ विवेक, तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात समझे बेटा, तुमको दो रे यदि चाहिए विवेक, तो ऑब्जेक्ट से तुम पोल पे परपेंडिकुलर ले जाओ और परपेंडिकुलर ले आओ, तो यहीं पे कटेगा ना। ऑब्जेक्ट से पोल पे ले जाओ और उसी को रिपीट कर दो, तो यहीं बनेगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट है बेटा, ये क्या है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। चलो अब ध्यान दो बेटा, यहां पर अब यहां पे ध्यान दो, मैं लिख देता हूं बेटे बीटा, मैं लिख देता हूं बेटा बीटा बराबर अल्फा प्लस आई। देखो बेटा, बीटा इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल है, इस ट्रायंगल का आउटर है बेटा। ये इस ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल है उसका बीटा आउटर एंगल है, आउटर एंगल में ये अल्फा और ये एंगल आई, तो बीटा बराबर अल्फा प्लस आई। और गामा जो है बेटा वो दूसरे ट्रायंगल का आउटर है, तो गामा बराबर बीटा प्लस आई, गामा बराबर बीटा प्लस आई। ये बात आप समझे, ये बात आप समझ गए बेटा। बीटा बराबर अल्फा प्लस आई और गामा बराबर बीटा प्लस आई, ओके। हां कहीं भी ले सकते हैं निखिल, पोल पर इजी है, कहीं भी ले सकते हैं। अच्छा इस पर बताओ, ये वाला समझे आप, बीटा बराबर अल्फा प्लस आई क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है, और गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आई क्योंकि ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। ये बात आप समझ गए बेटा। देखो ये समझो, ये एक ट्रायंगल है बेटा, ऐसे देख लो ये कैसा है बेटा, मैं यहां पे बना रहा हूं इसके लिए। देखो एक ट्रायंगल है बेटा ऐसा, तो ये वाला एंगल है बेटे क्या, अल्फा, ये वाला एंगल है क्या, आई, तो ये वाला है बीटा, तो बोलो क्या हो जाएगा, बीटा बराबर अल्फा प्लस आई होगा कि नहीं होगा बेटे। और ये वाला है बीटा, ये वाला है बेटा बीटा, ये वाला भी आई, और ये वाला गामा, तो गामा बराबर बीटा प्लस आई होगा कि नहीं होगा, और बीटा बराबर अल्फा प्लस आई होगा कि नहीं होगा बेटा। यस, समझ गए हो ना बात। ये वाला बीटा, ये वाला अल्फा आई, तो क्या हो जाएगा, बीटा बराबर अल्फा प्लस आई, और गामा क्या हो जाएगा बेटा, गामा क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटे।
ओके, आगे देखो, तो ध्यान दो, स्टार्ट रखें। ओके, आगे ध्यान दो बेटा जरा। अब मैं इसको जोड़ देता हूं बेटा, मैं जोड़ देता हूं, बीटा प्लस आई बराबर गामा प्लस अल्फा प्लस आई। इसको जोड़ दो बेटे, बीटा को बीटा से जोड़ दो, तो बीटा बीटा प्लस आई, और बीटा की जगह कौन है, अल्फा प्लस आई और गामा, अल्फा प्लस आई प्लस गामा। देखो बीटा की जगह लिख दिया अल्फा प्लस आई, और बीटा प्लस आई की जगह लिख दिया गामा। कोई दिक्कत है? ठीक है, बीटा प्लस आई, तो बीटा की जगह अल्फा प्लस आई, बीटा किसके बराबर है, और बीटा प्लस आई की जगह गामा, तो क्या हो जाएगा, 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। इन दोनों से हो जाएगा 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। ठीक है, अच्छा आप ध्यान दो जरा बेटा, यहां हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से एम डैश, परपेंडिकुलर डाल दिया एम डैश। तो फॉर स्मॉल एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा, अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन अल्फा बराबर 10 अल्फा, बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 बीटा, एंड गामा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 गामा। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, छोटे एंगल के लिए अल्फा साइन अल्फा और 10 अल्फा बराबर होते हैं, बीटा 10 बीटा बराबर होते हैं, गामा 10 गामा बराबर होते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखूं इसको, 2 10 बीटा बराबर 10 अल्फा प्लस 10 गामा। बीटा को 10 बीटा, अल्फा को 10 अल्फा, गामा को 10 गामा। 10 बीटा को क्या लिखो बोलो, 2 10 बीटा, 10 बीटा को क्या लिखो, एम एम डैश 10 बीटा इस एम एम डैश अपॉन सी एम डैश। 10 बीटा को इस ट्रायंगल में क्या लिखोगे आप, 10 बीटा को यही लिखेंगे ना, ठीक है। 10 बीटा को क्या लिखोगे, एम एम डैश अपॉन सी एम डैश। 10 अल्फा को क्या लिखोगे, एम एम डैश अपॉन ओ एम डैश, एम एम डैश अपॉन ओ एम डैश। और 10 गामा को क्या लिखोगे, एम एम डैश अपॉन आई एम डैश, एम एम डैश अपॉन आई एम डैश। यही लिखोगे ना, बोलो 10 गामा क्या लिखोगे, एम एम डैश अपॉन आई एम डैश, यही लिखोगे 10 गामा एम एम डैश अपॉन आई एम डैश। ठीक है, एम एम डैश सब जगह से कैंसिल कर देंगे, थोड़ा छोटा कर दीजिए पूरा। अब क्या हो जाएगा बेटा, 2 बाय सी एम डैश बराबर 1 बाय ओ एम डैश प्लस 1 बाय आई एम डैश। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एम एम डैश कैंसिल, क्या हो जाएगा बोलो, 2 अपॉन सी एम डैश, 1 अपॉन ओ एम डैश। अच्छा, मिरर का कर्वेचर कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, मिरर का कर्वेचर कोई बहुत बड़ा नहीं होता। ठीक है, देखो ये एम एम डैश कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 अपॉन सी एम डैश, 1 अपॉन ओ एम डैश, 1 अपॉन आई एम डैश। ठीक है, अब देखो मिरर का कर्वेचर कोई बहुत बड़ा नहीं होता, तो मिरर देखा है कभी, मिरर इतना बड़ा कर्वेचर लिए हुए, कोई बहुत बड़ा कर्वेचर लिए हुए मिरर नहीं होता, छोटा इतना होता है बेटा, छोटा सा होता है। तो अब यहां से जब परपेंडिकुलर डालेंगे, मिरर का कर्व कोई बहुत बड़ा नहीं होता बेटा, छोटा कर्व होता है। तो यदि किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे तो दैट इज क्लोज टू पोल। देखो ये बहुत बड़ा कर्व नहीं है बेटा, तो किसी भी पॉइंट से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो एम डैश इज क्लोज टू पोल। एम डैश, जूम प्लीज, जूम में कैसे दिखेगा, बच्चा कह रहा है जूम आउट। अच्छा डेरिवेशन इसका देख लो बेटे, फिर बता रहा हूं मैं, यहां डेरिवेशन दे रहा हूं, देखो यहां हो जाएगा बेटा 2 अपॉन, ठीक है यहां देखो, जूम कर दीजिए, यहां देखो बेटा
ये हो जाएगा 2/cm डैश बराबर 1/om डैश प्लस 1/im डैश। mm डैश चला गया, mm डैश इज क्लोज टू p। कर्वेचर इतना बड़ा नहीं होता, m डैश जो है वो p के नजदीक है, तो 2/cp बराबर 1/op प्लस 1/ip। cp सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर ओपी। ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस को यू कहते हैं और इमेज से पोल की डिस्टेंस को वी कहते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हो गया बेटा, 2/r बराबर 1/, क्या हो गया फॉर्मूला बोलो? व्हाट इज द फॉर्मूला? 2/r बराबर 1/u प्लस 1/v। यहां तक आप समझ गए बेटा? 2/r बराबर, यहां से देखो, यहां से दिख रहा है ना, तो यहां ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2/r इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ओके, ये बात समझ गए कि 2/r बराबर 1/u प्लस 1/v। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देंगे एक बार जरा, कैसे हुआ समझ गए हो? ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज इमेज से कहां? ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज अल्फा एंगल पे है, गई सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल है, जितना एंगल है उतना एंगल बनाया, बीटा बराबर अल्फा प्लस आई, गामा और बीटा प्लस आई। ओके, तो ये क्लियर हो गया है, ठीक है। 2 बीटा बराबर दिस, तो 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u। यस, ओके, चलो आगे बढ़ो। तो हो जाएगा 2/r बराबर 1/u प्लस 1/v। क्लियर है बेटे? आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी इसी से। यस, अभी मैं मीनिंग लिख रहा हूं बेटा, अब ध्यान दो, देखो यहां से लिख रहा हूं मैं ये बात, देखो फिर लिख रहा हूं बेटा, 2/cp बराबर 1/op प्लस 1/ip। देखो अब फिर लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस को u कहते हैं, इमेज की पोल से डिस्टेंस को v कहते हैं। ये हो गया। अच्छा, एज बी नो, फोकस की डेफिनेशन क्या है? व्हेन u बराबर इनफाइनाइट, v बराबर f। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज फोकस पे बनता है। एज बी नो, फोकस की डेफिनेशन क्या कहती है? ये जनरल फॉर्मूला है, 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u। फोकस की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो इमेज कहां बनती है? फोकस पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर तो इमेज फोकस पे बनती है। तो देखो बेटा, रख दो यहां पे 2/r, u की जगह रख दो इनफाइनाइट और v की जगह रख दो f। 2/r, u की जगह रख दो इनफाइनाइट और v की। फोकस की डेफिनेशन है बेटा, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज फोकस पे बनती है। तो 2/r बराबर 1/f, तो f बराबर क्या आ गया बेटे? r/2। f बराबर क्या आ गया? r/2। क्लियर है बात? व्हाट इज f? यस, अनुपम, हमें जानकारी चाहिए इसकी पूरी। अब ध्यान दो बेटा, थैंक यू विवेक, यहां ध्यान दें, 2/r बराबर 1/f, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? देखो यहां से 2/r 1/इनफाइनाइट, तो फोकस बराबर r/2, एक फॉर्मूला निकल गया। अब ध्यान दोगे जरा, यहां पे 2/r की जगह 1/f रख दो, 2/r की जगह 1/f रख दो बेटा, क्या हो जाएगा ये बोलो? थोड़ा छोटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। ये दिख रहा है? देखो बेटा, 2/r की जगह लिख दो यहां पे 1/f, 2/r की जगह 1/f, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, 2/r की जगह 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f इज इक्वल टू, यस, ठीक है बेटा, इमेज फॉर्मूला सीख गए।
ओके, कैपेसिटेंस, थैंक यू। कैपेसिटेंस तुम्हें सर पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो दूसरे सर पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, आपके कोई दिक्कत हो बेटा, डाउट हो, बहुत इजी चैप्टर है बेटा, कैपेसिटेंस में कुछ नहीं होता, बहुत ही इजी चैप्टर है, कभी भी सीख सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देंगे जरा, इजी चैप्टर है यार। हम असीम, निखिल, आकर्ष थैंक यू, लेकिन इजी चैप्टर है बेटा, ठीक है। कैपेसिटर एक इजी चैप्टर है और आराम से समझ में आ जाएगा बेटा, आप सर पढ़ा रहे हैं, समझें। कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर बताएंगे बेटा उसमें, ठीक है। यदि आपको कोई दिक्कत आएगा, डाउट आएगा तो बता दिया जाएगा। ओके, स्कोरिंग चैप्टर है बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। आगे ध्यान दें, समझे बेटा। हाँ, फिजिक्स को इजी बनाना काम होता है बेटे, देखो हमारा, ठीक है। टीचिंग का काम यही है कि बच्चा बहुत इजीली उसको ग्रास्प कर पाए, ठीक है। तो ठीक है, आप रे ऑप्टिक्स पर पूरा फोकस करें एक बार, ठीक है। आपके जो भी डाउट होंगे वो जरूर बताए जाएंगे। ध्यान देंगे जरा आप, अच्छा, इमेज फॉर्मूला मैंने आपको थैंक यू बता दिया जाएगा बेटा, ठीक है। आप निश्चिंत रहें, पूरा पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे जरा बेटा। तो इमेज फॉर्मूला आप देखो बेटा, हम लोग वैसे अब कहां चले गए बेटा, कॉन्सेप्ट पॉइंट्स पर चले गए और हम लोग कॉन्सेप्ट 1 से अपनी कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं बेटे, ठीक है। कॉन्सेप्ट 1, ध्यान दें, कॉन्सेप्ट 1 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इमेज पर बना है, तो हमने आपको क्या बताया कि फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट पर आ चुके हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट पर, हाँ यस, 10th पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर बता देता हूं, यस। और कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर अगली बार पढ़ाएंगे बेटा, अगले लेक्चर से कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहले 10th पॉइंट बता देता हूं मैं आपको प्लेन मिरर का, ओके। ध्यान दें, 10th पॉइंट, यस यस शुभम, 10th पॉइंट देखो जरा, डेविएशन फ्रॉम टू प्लेन मिरर। देख लो बेटा, डेविएशन फ्रॉम टू प्लेन मिरर, ध्यान दोगे जरा, डेविएशन फ्रॉम टू प्लेन मिरर पर आ रहा हूं बेटा, यहां ध्यान दो जरा, ओके। एक कॉन्सेप्ट आपको नोट्स में भेजा है मैंने, दूसरा यूज कर लेता हूं मैं, दूसरा एक मैंने आपको यस कंप्लीट कर देते हैं बेटा। डेविएशन फ्रॉम टू प्लेन मिरर, ध्यान दो जरा, ये एक प्लेन मिरर है बेटे, देखो ये एक प्लेन मिरर है और ये दूसरा प्लेन मिरर है, ध्यान देना जरा। दिस वन इज प्लेन मिरर, चलो वही वाला बता देता हूं, दिस वन इज प्लेन मिरर, ठीक है, ओके। अब देखो, जो तुम्हारे नोट्स में है उसमें रेज पहले यहां आ रही है और दूसरा मेथड मैंने काम में लिया है, अभी मैं दूसरे मेथड पे काम में ले रहा हूं, ठीक है ना। पहला मेथड हमने काम में लिया था कि पहले मिरर से डेविएशन, दूसरे मिरर से डेविएशन और नेट डेविएशन। पहले मिरर से डेविएशन 180 - 2i, दूसरे मिरर से डेविएशन 180 - 2i और टोटल डेविएशन 360 - 2 थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखो बेटा, ये रहा एक रे जो कि आके गिरा प्लेन मिरर पे, ठीक है। दिस वन इज द रे
जो कि ये प्लेन मिरर पे आके गिरा और ये वाला आई एंगल पे जाकर के गिरा बेटा, और दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा है। एक मिरर पर इंसिडेंट रे आकर के गिरा और वो आई एंगल पर आकर के गिरा, ठीक है, ओके। जिस एंगल पर आकर के गिरा ये N1 है, उसी एंगल पर आकर के बाहर निकलेगा। तो ये जिस एंगल पर आके गिरा उसी एंगल पर आकर के बाहर निकलेगा, ये रहा, ठीक है। ये रहा बेटे दूसरा नॉर्मल ये रहा N2, जिस एंगल पर आकर के गिरा उसी एंगल पर ये बाहर निकलेगा, सेम एंगल पर। तो रेज आ रही थी किधर, इधर। जब इनिशियल रेज आई बेटे तो इधर आई इनिशियल रे, और जब निकली बेटे तो इधर गई। ये जो थी इनिशियल रे थी, ये थी इनिशियल रे, और जब निकली तो उधर गई तो फाइनल रे बन गई। एक मिरर पर आकर के गिरा, ये लेट सपोज M1, ये वाला देखो M2, ठीक है, ये वाला देखो M1, ठीक है, ये वाला देखो M2, थोड़ा छोटा, थोड़ा बहुत बड़ा है, थोड़ा और, ठीक है। अब ध्यान देंगे जरा, ये देखो ये वाला मिरर पर आया, जिस एंगल पे आया उस एंगल को बनाता हुआ निकला, यहां से जिस एंगल पर आया वो एंगल बनाता हुआ निकल गया। तो पहले प्लेन मिरर से इधर आ रही थी और दोनों से टकरा करके उधर चली गई, ओके। अब ध्यान देंगे जरा, ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आई, तो दिस वन इज 90 माइनस आई, जरा देखते रहना बेटा। ये वाला एंगल आई तो दिस वन इज 90 माइनस आई, तीनों मिला के 180। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल x मान लो, तो थीटा प्लस एक्स प्लस 90 माइनस आई बराबर 180। थीटा प्लस एक्स प्लस 90 माइनस आई बराबर 180, थीटा प्लस एक्स प्लस 90 माइनस आई बराबर 180। तो x क्या हो जाएगा बोलो, 180 माइनस 90 प्लस आई माइनस थीटा, x हो जाएगा 90 प्लस आई माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 प्लस आई माइनस थीटा। अच्छा, नॉर्मल जो होता है बेटा 90 होता है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बोलो, 90 में घटा दो इसको, 90 माइनस आई प्लस थीटा, या चलो 90 में घटा दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा थीटा माइनस आई। तो ये वाला एंगल क्या है, थीटा माइनस आई, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा माइनस आई। ये आप समझे, देखो ये आई तो आई, ये 90 माइनस आई, ये थीटा, ये तीनों मिलके 180। अब इस पर ये परपेंडिकुलर है मिरर पर, तो ये 90 में इसको घटा दिया, थीटा माइनस आई, तो ये थीटा माइनस आई। अब इस ट्रायंगल में लो आई आई, ये वाला 90 थीटा माइनस आई, थीटा माइनस आई, तो क्या हुआ 2i, इन दोनों को मिला के क्या हुआ 2 थीटा माइनस 2i, और इसको मान लो y, तो प्लस का y बराबर 180। देखो बेटा ये 2i, ये वाला 2 थीटा माइनस 2i, और ये y तीनों मिला के 180, तो ये हो जाएगा y बराबर 180 माइनस 2 थीटा, ये है 180 माइनस 2 थीटा, और यही रे आगे निकला है, तो ये क्या है बेटा, ये है 2 थीटा। तो इधर कितना मुड़ गया, ये 2 थीटा, और इधर कितना मुड़ गया, ये 360 माइनस 2 थीटा। ये बात समझे, बात समझ लेना बेटा। देखो ये वाला आई, ये वाला आई, ये 90 माइनस आई, क्योंकि ये 90 है, ये वाला थीटा, तो ये तीनों मिलके 180, ये तीनों मिलके जब 180 होगा तो कितना होगा, ये x 90 प्लस थीटा माइनस आई, इस पर ये नॉर्मल है, तो 90 में ये घटा दो, थीटा माइनस आई, तो ये 2 थीटा माइनस 2i, ये 2i, तो ये होगा 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा 2 थीटा। तो आपने क्या देखा कि एक मिरर पर जब रे गिरती है और दूसरे से रिफ्लेक्ट होकर निकलती है, तो एक तरफ 2 थीटा और दूसरी तरफ 360 माइनस 2 थीटा। एक तरफ कितना 2 थीटा, इनिशियल रे इधर थी, फाइनल रे इधर है, तो एक तरफ कितनी मुड़ गई 2 थीटा, एक तरफ कितनी मुड़ गई 360 माइनस 2 थीटा। समझ रहे हो बात। तो डज नॉट डिपेंड ऑन इंसिडेंट एंगल आई, डज नॉट डिपेंड ऑन इंसिडेंट एंगल आई, डज नॉट डिपेंड ऑन इंसिडेंट एंगल आई, सॉरी,
इंसिडेंट एंगल आई पर डिपेंड नहीं करता, इंसिडेंट एंगल पर क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन इंसिडेंट एंगल आई। क्लियर है बात? जो रे है वो डिपेंड नहीं करता है किस पर, इंसिडेंट एंगल आई पर। ओके, मतलब कुछ भी हो, बस एंगल बिटवीन द मिरर पर ही डिपेंड करेगा। और कितना डेविएट हो जाएगा, 360 माइनस 2 थीटा कह लो या 2 थीटा कह लो, इतना डेविएट हो जाता है। क्लियर है बात? बस यहीं तक की बात होगी, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। आज आप लोगों को स्फेरिकल मिरर का बेसिक पढ़ा दिया गया है, अगले लेक्चर में आपको स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट पे आऊंगा मैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटे, सभी बच्चे नोट्स प्रॉपरली तैयार कर लें प्लीज, ऑल स्टूडेंट्स नोट्स को प्रॉपरली तैयार कर लें बेटा। ओके, और स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट से अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।